आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अपने इस सेशन में इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्री सेक्टर के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में जानना चाहेंगे जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये यूपीएससी में बहुत पसंदीदा जो है भाग रहा है। और अगर आप देखेंगे 2013 के बाद जब मेंस के सिलेबस में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तब से इस पार्ट को यूपीएससी ने बहुत महत्व दिया है। अगर मैं पिछले 3 वर्षों की बात करूं, 3-4 वर्षों की बात करूं, खासकर 2016, 17, 18 और 19 का, तो लगभग हर वर्ष एक प्रश्न जरूर इस पार्ट से पूछा गया है। और 2017 में तो 2 प्रश्न फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, क्योंकि 2017 में भारत सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को शुरू किया था, जो एग्रो कोल्ड चेन और इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ था। इस नाते 2017 विशेष वर्ष रहा जब 2 प्रश्न पूछा गया। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो सेक्टर है यह यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मान करके चलें कि 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से हमेशा आने ही वाला है। और आप कितना रोचक बात है ये, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि इतना बड़ा पार्ट है ये, लेकिन इसको पढ़ने में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप स्वयं से भी तैयारी करें तो 5 से 10 घंटे में इस पार्ट पे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और आने वाले समय में कभी भी मेंस में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। स्मार्ट तैयारी इसी को कहा जाता है। पहले जब लोग तैयारी करते थे तो पहले मेंस के प्रश्नों को देख लेते थे, फिर प्रश्नों के एरियाज़ को देख लेते थे कि किस एरिया से प्रश्न आता है, और उस एरिया को ध्यान में रख करके नोट्स तैयार करते थे, और फिर जो है बहुत अच्छी रैंक के साथ लोग पास हो जाते थे। हमने अपने भी बहुत सारे सीनियर लोगों को देखा, अपने समय के लोगों को भी देखा, और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ भी इस तरीके का अनुभव रहा। पुनः उसी तरीके की तैयारी की आवश्यकता है। बीच में इस तरीके की का जो है माहौल बन गया था कि करंट अफेयर बेस्ड पूरा जो है क्वेश्चन पेपर हो गया है, जिसके नाते लोगों की तैयारी का कोई बेस नहीं रह गया था। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप मेंस के क्वेश्चन का ट्रेंड देखें, और ट्रेंड में कम से कम जो टॉपिक ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते रहें, उन टॉपिक को सेलेक्ट करके जो है 1 पेज या 2 पेज में उनकी लिस्ट बना लें। और उनकी लिस्ट बनाने के बाद आप देखें कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रही है, उस पर फिर अपना फोकस करके उससे जुड़े हुए नोट्स को तैयार कर लें। तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में इससे बढ़त मिलेगी और ऐसे प्रश्नों को लिखने में आपको आसानी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप चाहें कि पूरे पेपर को आप वहीं जाके सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेपर को सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए यह मान के चलना पड़ेगा कि 50-60% प्रश्न आपको पहले से आना चाहिए और उसके टॉपिक पहले से क्लियर होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपको क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड एनालिसिस हो। बहुत सारे विद्यार्थी 2-2, 3-3 वर्ष तक तैयारी किए हो जाता है, यह नहीं जान पाते कहाँ से प्रश्न आता है, कहाँ पढ़ना चाहिए। वो कोई ट्रेडिशनल किताब उठा करके, किसी कोचिंग का नोट्स उठा करके पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ रास्ता तय नहीं हो पाता। उसमें जो टॉपिक है उसको पढ़ते रहते हैं, जबकि हो सकता है यूपीएससी के मेंस या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हों वो उस जो है किताब में या उस नोट्स में हो ही नहीं। इसीलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ज़रूर जो है 2013 से लेकर के 2019 तक का जो पेपर आया है, फिर आगे जो एग्ज़ाम होगा उसका पेपर, इन सब को आप लगातार जो है देखें, 3-4 बार उसको रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ करने के दौरान आप देखें, भले उसको सॉल्व ना करें, लेकिन देखें कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आया है, टॉपिक का सिलेक्शन करें और उसमें जो कंटेंट पूछा गया है उसको ज़रूर ध्यान दें। तो मैं अपने उस बिंदु पर आ रहा हूँ कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जो है यूपीएससी में लगातार आता रहा है। अभी 2-3 प्रश्नों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि फूड प्रोसेसिंग का क्या मतलब है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या महत्व है।
तो सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग के अर्थ को, डिफिनीशन को जाना जाए। फूड प्रोसेसिंग का डिफिनीशन क्या है फूड प्रोसेसिंग, क्यों इतनी वैल्यू दी जा रही है इसे। तो फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ, किसी भी खाद्य पदार्थ के मूल्य को बढ़ाने और उसको टिकाऊ बनाने के लिए किए गए प्रयास को फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ को मूल्यवान बनाने और उसको टिकाऊ बनाने का जो भी प्रयास होता है वही फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। हम लोगों को याद है बचपन में जो है, जैसे आम के सीज़न में लोग आम खाते थे और फिर अपनी दादी से, बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सालों भर हम आम खाना चाहते हैं, तो दादी कहती थी कि जो है सालों भर आपको आम खाने की सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। कैसे? उसी आम का अमावट बना करके, आम के जूस को निकाल करके, उसको उसमें कुछ मसाले मिला करके और उसको फिर सुखा दिया जाए, या उसी आम से अचार बना करके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो खाद्य पदार्थ टिकाऊ हो गया लंबे समय तक के लिए। अच्छा, साथ में उसका मूल्य भी बढ़ गया। आम को अगर आप बेचेंगे तो उसकी तुलना में अमावट का या अचार का मूल्य ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए 1 किलो गेहूँ आप खरीदेंगे तो निश्चित से वो 18 से 20 रुपये किलो का 1 किलो गेहूँ बिकता है। लेकिन उसी 1 किलो गेहूँ से अगर आप आटा बनाएंगे तो वो 35 से 40 रुपये किलो का आटा हो जाएगा। अर्थात उसी का फूड प्रोसेस किया, अर्थात उसी आटे को आपने केवल पीस दिया, तो गेहूं को पीस दिया और उससे आटा बनाया, तो 30 से लेके 40 रुपया किलो हो गया वो। और उसी आटे से आपने बिस्किट बनाया, ब्रेड बनाया, या नमकीन बनाया, या नूडल्स बनाया, पापड़ बनाया, तो 200 रुपये, 300, 400 रुपये किलो उसकी कीमत हो जाती है। कैसे? बाई द आइडिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग से किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और साथ में उस वस्तु को टिकाऊ बनाकर रखना संभव होता है। जैसे गेहूं को जो है अगर मूल्यवान बनाना है तो गेहूं को आटे में बदलना होगा, आटे को जो है नूडल, पापड़, बिस्किट, ब्रेड में बदलना होगा, तो निश्चित रूप से मूल्य बढ़ता जाए। और साथ में खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आप हो सकता है आटा को या गेहूं को उतने समय ना रख सके जितने लंबे समय तक बिस्किट को रख सकते हैं, नूडल्स को रख सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ टिकाऊ भी हो जा रहा है और मूल्यवान भी हो जा रहा है। इसीलिए किसी भी खाद्य पदार्थ को टिकाऊ बनाने और उसके मूल्य के बढ़ाने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। और जब यही फूड प्रोसेसिंग लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हम लोगों ने पिछले ऑनलाइन सेशन में डिस्कशन किया था, इंडस्ट्री, उद्योग किसे कहा जाता है? किसी भी चीज़ का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन उद्योग कहलाता है। तो फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का लार्ज स्केल पर प्रसंस्करण के किए गए प्रयास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाता है। अब सबसे पहले देख लिया जाए कि फूड प्रोसेसिंग से लाभ क्या है, चुनौतियां क्या हैं, और फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए। फूड प्रोसेसिंग से बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो लाभ है कि खाद्य पदार्थों को टिकाऊ बनाना संभव हो जाता है। दूसरा लाभ है खाद्य पदार्थों को मूल्यवान बनाना संभव हो पाता है। किसान जिस उत्पादन के लिए 15 रुपये प्राप्त कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए 50 और 100 रुपये भी। जैसे भारत में वर्गीज कुरियन ने क्या किया श्वेत क्रांति में, दूध, पहले तो जो हमारे पशुधन वाले किसान थे वो सिर्फ दूध उत्पादन करके दूध को बेच देते थे। दूध 20 से 25 रुपये लीटर मान लीजिए बिकता है गाँव में, लेकिन उसी फूड अगर दूध का प्रोसेसिंग कर दिया जाए तो उसी दूध को पॉस्चराइज करके पैकेट में भर दिया जाए, वही 60 रुपये लीटर बिक सकता है आकर के शहरों में। उसी दूध से मान लीजिए क्रीम निकाल दिया जाए, उसी दूध से दही बना दिया जाए, छाछ बना दिया जाए, उसी से पनीर बना दिया जाए, उसी से मावा बना दिया जाए और उससे फ्लेवर निकाल दिया जाए, ऐसे बहुत सारा उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो भारत में जो श्वेत क्रांति से शुरुआत में जितने भी लोग जुड़े वो सब करोड़पति हो गए हैं। क्यों? क्योंकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़ने के कारण ऐसा हुआ। तो पहला हमने कहा कि फूड प्रोसेसिंग से पहला लाभ है कि इससे खाद्य पदार्थों
के मूल्य को बढ़ाना संभव होता है, दूसरा खाद्य पदार्थों को टिकाऊ बनाना संभव होता है, तीसरा खाद्यान्न की बर्बादी को, कृषि उत्पादन के बर्बादी को रोकना संभव होता है, चौथा खाद्य पदार्थों में पोषण घनत्व को बढ़ाना संभव होता है। तमाम चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। साथ में कृषि निर्यात की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रेडी टू ईट चीज़ें खाने का चलन विदेशों में है। विदेशों में आपका सब्जी फल ऐसे सीधे नहीं बिक सकता जब तक कि आप उसको जो है उनके अनुकूल उत्पादों में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उनके अनुकूल उत्पादों में कन्वर्ट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग से खाद्य पदार्थों की में विविधता आती है, उपभोक्ताओं के लिए अवसर बढ़ जाता। हो सकता है कोई रोटी खाने में इंटरेस्ट ना लेता हो, लेकिन हो सकता है उसी का ब्रेड बना दिया जाए, बिस्किट बना दिया जाए, नूडल बना दिया जाए, पापड़ बना दिया जाए, नमकीन बना दिया जाए, तो हो सकता है उसे वह खा ले। बच्चे, आप खुद बच्चों को देखिए, सीधे वो रोटी नहीं खाना चाहते, लेकिन बिस्किट खाना चाहते हैं, चिप्स खाना चाहते हैं, नूडल्स खाना चाहते हैं। तो क्यों खाना चाहते हैं? क्योंकि जानते हैं वो अलग अलग रूप में है, अलग अलग रूप में है, जिसके नाते उसमें आकर्षण होता है, और अलग अलग रूप में होने के कारण अलग अलग प्रकार के टेस्ट और बहुत तरीके की उसमें जो है अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, तो ये भी फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग से सूखी चीज़ों के साथ साथ गीली चीज़ों को, लिक्विड चीज़ों को बेचना संभव। हम लोगों को बचपन में याद है कि किराने की दुकान पे सिर्फ सूखी चीज़ें बिकती थी, दाल बिकती थी, चावल बिकता था, आटा बिकता था, नमकीन, बिस्किट, पापड़, यही सब चीज़ें बिकती थी। लेकिन जब से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ी, तब से गीली चीज़ें भी बिकने लगी, घी बिकने लगा, दूध बिकने लगा, दही बिकने लगा, तमाम तरीके के जानते हैं जो है केचप बिकने लगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के नाते उसको टिकाऊ बनाने, ड्यूरेबल बनाने के बहुत सारे प्रक्रियाओं की, विधियों की खोज हुई, जिससे वही खाद्य पदार्थ बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो बहुत सारी गीली चीज़ें, लिक्विड वाले जो फूड स्टफ़ हैं, जो लिक्विड फूड स्टफ़ हैं, जो द्रव खाद्य पदार्थ हैं, उनको बनाना संभव हो गया और बहुत बड़ा मार्केट उसका तैयार हो गया। तमाम कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, तमाम जूस, तमाम प्रकार के जूस से लेकर के, तमाम प्रकार के फ्लेवर से लेकर के, तमाम चॉकलेट से लेकर के, दूध के तमाम बाई प्रोडक्ट से लेकर के, मीट के भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट से लेकर के, बहुत सारी चीज़ें चलन में आ गई हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कारण। इसलिए जो है इससे जो है व्यवसाय का आकार बढ़ा और कृषि लाभदायक व्यवसाय में बदलने लगी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है फूड प्रोसेसिंग से रोज़गार बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देना संभव होता है, इससे पलायन को रोकना संभव होता है, इससे पोषण घनत्व को बढ़ाना संभव होता है, इससे कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा मिलता है, इससे रीजनल डेवलपमेंट होता है, क्षेत्रीय विकास होता है, रूरल डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण विकास होता है। ऐसे इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है और बहुत कम लागत में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलता है। ये सब जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे लाभ हैं। कुछ चुनौतियां ये हैं कि फूड प्रोसेसिंग से बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ का वेस्टेज हो जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए फलों से फ्रूट बनाते हैं या फ्लेवर बनाते हैं, तो माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ उसमें यूटिलाइज नहीं हो पाती है। अच्छा, कुछ चीज़ों का स्वाद और सुगंध भी बदल जाता है, कुछ चीज़ों का न्यूट्रिशनल जो डेंसिटी होती है वो भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जो है खेती बाड़ी, जो भारत में खेती बाड़ी जीवन और संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, ये पूरी तरीके से व्यवसाय की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे थोड़ी बहुत जो है इसमें चुनौतियां भी हैं, कुछ चुनौतियां जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को लेकर के भी हैं, लेकिन फिर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में लगभग 50% जनसंख्या सीधे खेती बाड़ी पर निर्भर है, और इतनी बड़ी जनसंख्या को खाली फसल उगा करके, खाली खेती बाड़ी से जोड़ करके इतने लोगों के जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और साथ में खेती बाड़ी तो वही कर सकता है जिसके पास खेती ज़मीन जायदाद हो। बहुत सारे लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं, माना जाता है केवल 24.6 करोड़ लोगों के पास ही ज़मीन जायदाद है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 68% लोग रहते हैं। तो ऐसे में बाकी जो लोग हैं या तो वो भूमिहीन हैं, या तो वो जानते हैं कृषि श्रमिक हैं, या तो वो अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनके लिए जब तक हम गतिविधियों को नहीं
जो है तैयार करेंगे, तब तक हम ग्रामीण जनसंख्या के बेहतर विकास के लिए मॉडल नहीं बना सकते। इसीलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विकास बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जो प्रश्न पूछे, अच्छा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे थोड़ी सी बात ये कर लिया जाए। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते होंगे अमेरिका जैसे देश में 80% जो उत्पादन है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पे सुविधा, अर्थात जो भी उत्पादन होता है उसका 80% तक फूड प्रोसेसिंग हो जाती है। यूरोपीय देशों में भी लगभग इसी प्रकार का डाटा है। लेकिन भारत में जितना भी उत्पादन होता है उसका 40% सड़ जाता है। नीति आयोग का डाटा है ये। पहले 30 से 35% था और पिछली बार जो डाटा आया उसमें 40% चीज़ें सड़ जाती हैं, चाहे वो उत्पादन के दौरान सड़ जाती हैं चाहे उत्पादन के बाद सड़ जाती हैं। कुल मिला के 40% लॉस है। और भारत सरकार ने इसकी वैल्यू निकाला कि पोस्ट हार्वेस्ट अगर देखा जाए कितना लॉस हो रहा है तो 90,000 करोड़ का नुकसान हर साल का है, जिसके नाते फूड प्रोसेसिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा फूड प्रोसेसिंग का जो अभी का अचीवमेंट है, हम लगभग 9 से 10% उत्पादन का फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं। जब हम उसमें दूध वगैरह सारी चीज़ मिला देते हैं तब। फल और सब्जियों का खाली अगर हम डाटा दें कि फल और सब्जियां, मान लीजिए 100 किलो फल और सब्जी का उत्पादन किया गया तो उसमें केवल 2 किलो का फूड प्रोसेसिंग हो पाता है। फल और सब्जियों के मामले में हमारा फूड प्रोसेसिंग का लेवल जो है वो केवल 2% है। और मैरीन रिसोर्सेस, खासकर मछलियों के मामले में या समुद्री उत्पादों के मामले में 8% है। दूध का जितना उत्पादन होता है उसमें 35% का फूड प्रोसेसिंग का हमारा अचीवमेंट है। ओवरऑल सब मिला दीजिए तो ये करीब करीब 9 से 10% के आसपास है और भारत सरकार इसे 20% तक ले जाना चाहती है। 2022 तक पहले योजना थी ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके और कृषि निर्यात को भी दोगुना बढ़ावा दिया जा सके। तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछे गए, खासकर 2019 का एक प्रश्न है, इसे आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान भी है इसको समझना और बहुत आसान है इसको जानना और इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। यूपीएससी 2019 का ये प्रश्न है। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को सुनेंगे और प्रश्न को सुनने के बाद आपको आइडिया होगा कि भाई प्रश्न कितना अच्छा पूछा गया है। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ और फिर इंग्लिश में भी। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में और 15 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंग्लिश में आप इसको सुन लें एक बार। इलाबोरेट द पॉलिसी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अर्थात देखा जाए तो इस प्रश्न में दो जो है चीज़ें पूछी गई। एक तो पूछा गया खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां क्या हैं और दूसरा उसके समाधान के लिए सरकार के द्वारा प्रयास क्या किया गया है, इसी के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप फूड प्रोसेसिंग की परिभाषा दे देंगे कि खाद्य पदार्थों को टिकाऊ और मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया को खाद्य प्रसंस्करण कहा जाता है। खाद्य प्रसंस्करण में भारत के लिए बहुत अधिक संभावनाओं वाला क्षेत्र है। बहुत सारी जनसंख्या को रोजगार दे सकता है और जो है खाद्यान्न वस्तुओं की विविधता में व्यापक विविधता को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन वर्तमान में इस सेक्टर का जो है अनुकूल विकास नहीं हो पाया है। इसमें निम्न चुनौतियां हैं। फिर चुनौतियों का पॉइंट आप गिना देंगे कि भाई क्या चुनौतियां, जैसे आप कहेंगे कि जो है खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकों की कमी है। दूसरा कह देंगे खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी है। तीसरा कह देंगे खाद्य प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। फिर कह देंगे कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए मांग आधारित नवाचार की कमी है। फिर आप कह देंगे खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्रेडिट तक, ऋण तक पहुंच नहीं है, बैंक जो है कर्ज नहीं दे पाते। फिर आप कह देंगे कि खाद्य प्रसंस्करण में बहुत सारी जो है उद्योग काम करते हैं लेकिन ये जो है असंगठित क्षेत्र वाले उद्योग हैं।
जो उत्पाद बनाते हैं उसकी ब्रांडिंग नहीं है। हमारे यहाँ तमाम लोकल स्तर पे नमकीन बनती है, बिस्किट बनता है, मसाले बनते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, जिसके नाते वो बनाने के बाद भी अच्छे मूल्य पर नहीं बेच पाते। लेकिन लेज का और तमाम जानते हैं बीकानेरी और जो है तमाम ऐसी कंपनियों का, हल्दीराम आप देखें जिनका ब्रांड हो गया है, उसी चीज़ को 20 रुपये 10 रुपये के पैकेट में 15 ग्राम 20 ग्राम रख करके बेच देते हैं क्योंकि उनका ब्रांड हो गया है। तो उचित ब्रांडिंग का अभाव है। और इसके अलावा सरकार के द्वारा ग्रेडिंग को सुनिश्चित करने की व्यवस्था नहीं की गई है, और इसके अलावा जो है इसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर की नीति है उसका भी अभाव है। ये सब चुनौतियां हैं फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर। अब ये आप कहेंगे कि इसको लेकर के सरकार ने क्या प्रयास किया है। दूसरा पार्ट है कि भाई इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। तो सबसे पहला प्रयास तो मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये 2017 में, इसलिए 2017 में 2 प्रश्न पूछे गए फूड प्रोसेसिंग पर। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए चलाई गई योजना है, और इसमें इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, स्टोरेज और बहुत सारी जो है सुविधाओं की व्यवस्था के लिए जो है सुविधाएं की गई हैं। और पूरे देश में जो है कृषि संपदा योजना के माध्यम से कृषि के फूड प्रोसेसिंग के आधारभूत ढांचा खड़ा करने की योजना सरकार की रही। तो पहला लिख देंगे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। दूसरा लिख देंगे मेगा फूड पार्क स्कीम। मेगा फूड पार्क स्कीम यद्यप 2008 में शुरू की गई थी मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, लेकिन जो है बहुत प्रगति शुरू में नहीं हो पाई थी। अभी तक 42 मेगा फूड पार्क बनाए जा चुके हैं, जिसे 100 मेगा फूड पार्क तक पहुंचाने की भारत सरकार की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाएगी कि सरकार 50% राज्यों को सब्सिडी दे रही है मेगा फूड पार्क के लिए, और केंद्र शासित प्रदेशों को 75%। तो दूसरा जो है एफर्ट हो गया कि मेगा फूड पार्क की सुविधा। पहला हो गया कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। तीसरा हो गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की 100% अनुमति है। अगर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग में FDI इन फूड प्रोसेसिंग तो 100% ऑटोमेटिक रूट से है, 100% ऑटोमेटिक रूट से FDI की सुविधा है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जो 25 सेक्टर हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग भी एक सेक्टर है, जिसमें विदेशी कंपनियां आकर के निवेश कर सकती हैं, और जो फूड प्रोसेसिंग करेंगी उनको उनके निर्यात के लिए बहुत सारी सुविधा है। इसके अलावा कृषि निर्यात नीति बनाई गई सरकार के द्वारा। इसमें 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग अभी $30 बिलियन का, अब तो 36-37 बिलियन डॉलर का निर्यात है। 2022 तक भारत सरकार ने $60 बिलियन तक के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो ये फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से संभव होगा, और मेक इन इंडिया का यह एक भाग भी है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो है फूड प्रोसेसिंग फंड, नाबार्ड के सहयोग से फूड प्रोसेसिंग फंड बनाया गया है। 2000 करोड़ रुपए का कोष है ये। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप आटा पीसने की मिल लगाना चाहते हैं, राइस मिल लगाना चाहते हैं, चावल निकालने वाली मिल या दाल बनाने वाली मिल लगाना चाहते हैं, तो 30% सब्सिडी दी जा रही है, और इसके लिए जो है कोष उपलब्ध कराया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से जो है अलग अलग सेक्टर वाइज भी दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के या जम्मू कश्मीर को लेकर के, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के भी सरकार ने जो है योजना बनाई है, ताकि फूड प्रोसेसिंग को भारत में बेहतर किया जा सके। इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है, और अलग अलग देशों के साथ भी कोऑपरेशन स्थापित करके इजराइल के साथ नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, कई और देशों के साथ मिल करके भी इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे सरकार प्रयास कर रही है। आप जानते होंगे अधिकतर चीज़ों के उत्पादन में भारत पहले या दूसरे स्थान पे है। जैसे अगर आप देखेंगे दूध के उत्पादन में, केले के उत्पादन में, चीकू के उत्पादन में, या आप जानते हैं अदरक के उत्पादन में, या आप देखेंगे पपीता, अमरूद, आम के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। सभी प्रकार के फल, सब्जियों, अनाज और मछली के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है।
इतना सारा उत्पादन होने के बाद भी हम इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाए हैं? होने वाले उत्पादन का 40% पार्ट बायोलॉजिकल डीके में चला जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत तेज़ी से विस्तार नहीं दे पाए हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो निष्कर्ष में भी आप इसमें लिख देंगे कि यद्यपि भारत में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के बहुत सारा प्रयास किया गया है, लेकिन ये प्रयास बहुत काफ़ी नहीं है। इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि इस सेक्टर को बढ़ा करके ही जो है किसानों को उचित लाभ दिलाया जा सकता है उनके उत्पादन के लिए। देखिए, एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए, केवल कृषि उत्पादन बढ़ा करके किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक कि जो उत्पादन किसानों के द्वारा किया जा रहा है उसमें उचित मूल्य ना दिलवाया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य ना दिलवाया जाए। केवल उत्पादन बढ़वा करके, उत्पादन बढ़ने से तो जो है वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। अगर किसान ज़्यादा उत्पादन करेगा तो उसके उत्पादन का मूल्य कम हो जाएगा, एमएसपी इसीलिए लाएगा। लेकिन एमएसपी सारी चीज़ों के लिए नहीं है, केवल 22 फसलों के लिए एमएसपी है, गन्ने के लिए एफआरपी है, और भारत में 1600-1700 फसलें का उत्पादन किया जाता है, इसलिए सब में तो एमएसपी की सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार को फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ जो है कृषि को लाभदायक व्यवसाय में बदल सकें और कृषि आधारित रोजगारों में वृद्धि ला सकें। तो आप कहेंगे इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कितना आसान प्रश्न था, केवल 2 बातें जो है इस प्रश्न में, 2 चीज़ें थी, और इन्हीं दोनों चीज़ों को फोकस करने से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो केवल देखिए, हमारे कहने का तात्पर्य है, केवल अगर आप फोकस करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। केवल आप जो है विषय को समझते हैं और विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आसानी से ऐसी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। एक दूसरा प्रश्न 2015 का मैं उठा रहा हूँ, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ पूछा गया, जरा आप सुने। देखेंगे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके प्रश्न पूछे गए। जैसे 2015 में पूछा गया, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई वाणिज्य सहायक हो सकता है? तो देखा जाए तो इस प्रश्न में भी 2 बात है। एक है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रभावित करने में जो मार्केटिंग है और जो सप्लाई चेन का मैनेजमेंट है उसमें क्या बाधाएं हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, आप देख लेंगे। फिर लिखा है कि इन बाधाओं को दूर पाने में ई कॉमर्स कहाँ तक सहायक हो सकता है। इंग्लिश में आप सुन लें, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन डेवलपिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया? कैन ई कॉमर्स हेल्प इन ओवरकमिंग दीज बॉटलनेक्स? समझ गए आप प्रश्न को, कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की राह में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में बाधा। तो पहले तो फूड प्रोसेसिंग को आप डिफाइन कर देंगे कि खाद्य पदार्थों को मूल्यवान बनाने और टिकाऊ बनाने की प्रक्रिया को फूड प्रोसेसिंग कहा जाता है। फिर आप कहेंगे कि फूड प्रोसेसिंग के लिए कुल 4 घटक आवश्यक होते हैं। पहला, उत्पादक जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है। दूसरा, उत्पादों का प्रसंस्करण। पहला तो जो है प्रोड्यूसर्स, पहला पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूसर्स, जो उत्पादक है। दूसरा हो जाएगा जो फूड प्रोसेसिंग में जो शामिल है, अर्थात फूड प्रोसेसर्स। तीसरा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि पहले तो जैसे मान लीजिए आपने दूध का उत्पादन किया, 10 लीटर आपकी गाय ने दूध दिया, अब उस दूध का जो फूड प्रोसेसिंग किया गया, उस दूध से क्रीम निकाला गया, मट्ठा बनाया गया, दही बनाया गया, घी बनाया गया, मावा बनाया गया। अब इसको बेचने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर्स, और चौथा, इस डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है रिटेलर होना चाहिए, क्योंकि दुकान किराने की दुकान होनी चाहिए जहां से बिक सके। तो देखा जाए 4 घटक है खाद्य प्रथा, क्योंकि प्रश्न कह रहा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की राह में विपणन और आपूर्ति प्रबंधन में क्या बाधा है। तो विपणन माने बेचने में, अर्थात मार्केटिंग, और सप्लाई चेन में क्या बाधा है। तो कुल मिलाकर के ये 4 पॉइंट है, इनसे जुड़ी हुई बाधाएं बताना होगा। सबसे पहले उत्पादन के स्तर पे क्या बाधा है,
कि भारत में निम्न उत्पादकता है। पता चला एक दो गाय आपके पास है, लेकिन दोनों गाय 4-4 लीटर दूध देती है। और किसी के पास जानते हैं न्यूजीलैंड में एक ही गाय है और 30 लीटर दूध देती है, 25 लीटर दूध देती है। तो पहला मतलब उत्पादन को लेकर पहली बाधा क्या है? निम्न उत्पादन है, उत्पादकता की कमी है हमारे यहाँ। पहला तो आपने देखा कि निम्न उत्पादकता की चुनौती है, जितना हमारे पास जो है उत्पादन की क्षमता उतना उत्पादन नहीं कर पाते। दूसरा जो है उत्पादों की निम्न गुणवत्ता है, अर्थात उत्पादन में गुणवत्ता नहीं है, बहुत सारा उत्पादन हमारा जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं है। तीसरी है कि मांग आधारित उत्पादन का अभाव है, जैसा बाजार में डिमांड है वैसा उत्पादन कई बार हमारे पास नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन मांग आधारित उत्पादन नहीं है। ये तो उत्पादन के साथ चुनौती। दूसरा, आपूर्ति श्रृंखला के स्तर पर अगर चुनौतियां देखिए तो भंडारण क्षमता का अभाव है, खराब परिवहन व्यवस्था है, उत्पादन की बर्बादी हो जाती है, मध्यस्थों की अधिक संख्या है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, बहुत सारी चुनौतियां। अच्छा, प्रसंस्करण के स्तर पे अगर चुनौती देखें तो पहली बात तो तकनीकी और बुनियादी ढांचे का अभाव है, ऋण की पहुंच नहीं है, सरकार के द्वारा बहुत जगह संरक्षण नहीं था, अब तो धीरे धीरे संरक्षण किया जा रहा है। अच्छा, विपणन के स्तर पे अगर आप बाधा देखेंगे तो निम्न स्तरीय बुनियादी ढांचा है, उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां हैं, मूल्यों में पारदर्शिता का अभाव है, स्थल मतलब जहाँ पे उत्पादन होता है और बाजार तक पहुँचने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो ये चुनौतियाँ जो है देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रभावित करने वाली जो मार्केटिंग और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई चुनौतियाँ। अब इस प्रश्न के दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इन बाधाओं पर काबू पाने में ई वाणिज्य कहाँ तक सहायक है, अर्थात कैन ई कॉमर्स हेल्प इन ओवरकमिंग दीज बॉटलनेक्स, इन कमियों को दूर करने में ई कॉमर्स कैसे सहायक है। तो पहला पॉइंट, ई कॉमर्स से क्या किया जा सकता है? ई कॉमर्स से जो है सीधे उत्पादों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट और जो है स्नैपडील या इस तरीके के तमाम प्रकार की साइट आप देखते हैं जिस पे आप उत्पाद को सीधे रख सकते हो, कोई वहीं से ऑर्डर दे सकता है आपको नहीं ले जाके बाजार में पटरी पे रख करके मंडी में खड़े हो करके, या जो है कई बार लोग गन्ना ले जाते हैं मिलों में और फिर लौटा के लाते हैं, या वहीं 10 दिन तक सारी उनकी ट्राली और उनका जो है सारा जो है ट्रक वगैरह सब खड़ा रहता है, चुनौतियों से स्वयं जूझते हैं। तो ऐसा ई कॉमर्स आ जाने के बाद कोई भी उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच जाता है, मध्यस्थों की भूमिका में कमी आ जाती है। पहला तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा, ई कॉमर्स से उत्पादों के प्रचार प्रसार में आसानी होगी, आप अपने उत्पाद को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। अमेरिका में भी व्यक्ति आपके उत्पाद को देख सकता है, वहाँ से आपके उत्पाद के महत्व को जान सकता है। तो वहाँ मतलब पहला पॉइंट हो जाएगा कि उत्पाद को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाना। दूसरा, उत्पाद का प्रचार प्रसार हो जाता है। तीसरा जो है तमाम प्रकार के मूल्यों में जो विसंगति है, अगर आपका उत्पाद पूरी दुनिया तक पहुँच नहीं रखता, पूरे देश के मार्केट तक पहुँच नहीं रखता, तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए कोई भी मूल्य बता सकता है। लेकिन जब आप उत्पादन को हर जगह तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं तो मूल्य की विसंगति जो है वो समाप्त हो जाती है। कहीं मूल्य ज़्यादा कम नहीं होगा, अमूमन आपको जो एक उसका मार्केट लेवल होगा, मार्केट में जो उसकी डिमांड होगी उस आधार पे उसको मूल्य मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चुनौतियों का समाधान हो जाता है। लेकिन ई कॉमर्स से कहिए फूड प्रोसेसिंग की सारी चुनौती का समाधान हो जाए, ये नहीं है। तो आप निष्कर्ष में कह देंगे कि ई वाणिज्य द्वारा खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियों का समाधान सीमित रूप से किया जा सकता है, क्योंकि भारत में इस क्षेत्र में बुनियादी संरचना की कमी है, ढांचागत सुविधाओं के विकास के कम होने के कारण इस क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए इसके लिए ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करना होगा, बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा, आवश्यक तकनीकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना होगा। अगर हमारे पास नहीं है तो दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित करके उन तकनीकों को भारत में लाना होगा। जो देश कृषि में आगे रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में आगे रहे हैं, उनके अनुभवों का लाभ उठाना होगा। अर्थात हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के बड़े स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। केवल ई कॉमर्स के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए ऐसा
नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी भूमिका है लेकिन सीमित स्तर पर है और बेहतरी के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। तो आपने देखा ये भी प्रश्न बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अच्छा, 2017 में एक प्रश्न पूछा, 2017 में एक नहीं बल्कि 2 प्रश्न पूछा गया, आप उसे सुन लें। पहला प्रश्न है कि लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार से सहायक है? थोड़ा सा हिंदी अनुवाद आप जानते हैं यूपीएससी का टफ होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश सुने। व्हाट आर द रीजन फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट? हाउ दीज फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी helpful to uplift the socio-economic status of poor farmer? अर्थात गरीब किसानों की दशा में कैसे खाद्य प्रसंस्करण बदलाव ला सकता है, इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। बहुत आसानी से आप जवाब दे देंगे, इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 2018 में एक प्रश्न पूछा गया, जो है 2017 में एक और प्रश्न पूछा गया था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? अर्थात छोटे और सीमांत किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग, फसल बीमा और एमएसपी कैसे सहायक हो सकती है, उसको भी आप लिख देंगे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया कि फलों सब्जियों और खाद्य 2018 में फलों सब्जियों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपर बाजारों की जांच कीजिए, वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार प्रभावित कर देते हैं? तो एग्जामिन द रोल ऑफ सुपर मार्केट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फूड आइटम्स, हाउ डू दे एलिमिनेट नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज? ये भी बहुत आसान है। अर्थात जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसमें सुपर मार्केट की क्या भूमिका है, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। तो देखा जाए इस तरीके के सवाल जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से पूछे गए हैं। अगर आपके पास इस जो है विषय की संक्षिप्त समझ है और कुछ पॉइंट आपने पहले से बना रखे हैं, कुछ पॉइंट्स आपने नोट कर रखे हैं और सरकार के द्वारा जो है इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उसको अगर आपने उस पर एक ब्रीफ नोट्स बनाया हुआ है, उस पर एक वार नोट्स बनाया हुआ है, उस पर आपने एक डाइजेस्टेड समझ रखी हुई है, तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे और आप मेंस के एग्ज़ाम में और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ी बढ़त जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन है कि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को महत्वपूर्ण टॉपिक मानें और इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंसेप्ट आप दुरुस्त रखें। मुश्किल से 2 से 3 पेज में आप इसका सारा मटेरियल डिजाइन कर सकते हैं और यूपीएससी के मेंस में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। साथ में पीटी में जो है फूड प्रोसेसिंग को लेकर सरकार के द्वारा जो प्रयास है उससे रिलेटेड भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज की यह श्रृंखला जो है यहीं तक। आप जो लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए, आगे की श्रृंखला में हम लोग इससे आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।